नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। तो प्रीवियस सेशन में हमने बार मैग्नेट की जो प्रॉपर्टीज़ थी, बार मैग्नेट क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट क्या होता है, सभी हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी का हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा अभी वो रहेगा बेटा बायोट-सैवर्ट्स लॉ के नाम से। लेकिन बायोट-सैवर्ट्स लॉ जो है उसको शुरू करने से पहले जो 1820 में एक साइंटिस्ट आए थे ओरस्टेड, उन्होंने कुछ बताया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहले। तो मैं शुरू कर रहा हूँ मेरा टॉपिक। एक्चुअली में क्या हुआ, 1820 से पहले, ठीक है, 1820 से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई रिलेशन नहीं था। इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये देखो 1820 से पहले बताया किसने? ओरस्टेड ने, ठीक है बेटा। और फिर जो ओरस्टेड ने जो बताया था ना, उसको मैथमेटिकली फिर बायोट-सैवर्ट्स ने उसको इक्वेशन दी थी। लेकिन बायोट-सैवर्ट्स पढ़ने से पहले एक बार हम ओरस्टेड की जो इक्वेशन थी उसको एक बार स्टडी कर लेते हैं, क्या हुआ। देखो बेटा, बिल्कुल सिंपल मैं बात कर रहा हूँ आपसे। 1820 से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये दो अलग अलग फिनोमिना, इनको अलग अलग पढ़ा जाता था। ऐसा मानते थे साइंटिस्ट कि इलेक्ट्रिसिटी तो चार्ज की वजह से प्रोड्यूस होती है, इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज। और बेटा जो मैग्नेटिज्म था वो मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस होता था। मतलब यहाँ पे मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करता हूँ और यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, तो आप ये कह लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड इज ओनली प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नेट। लेकिन जैसे जैसे समय चलता गया, पास होता गया, समय बीतता चला गया, तो हुआ क्या, ये जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म, ये जो दो अलग अलग फिनोमिना स्टडी किए जाते थे ना, वो एक ही बेसिक फंडामेंटल फिनोमिना के दो एस्पेक्ट थे बेटा, दो एस्पेक्ट थे। और उस बेसिक फंडामेंटल फिनोमिना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये है बेटा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो एक सिंपल बात है, 1820 से पहले इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आर टू डिफरेंट फिनोमिनाज बिफोर ओरस्टेड, बट एज टाइम passes away and finally Oersted was concluded that the two different phenomena, electricity or magnetism, are two general aspects of one basic fundamental phenomena is known as electromagnetism। और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म था उसका जो की पॉइंट था बेटा, वो था चार्ज। चार्ज ही सब कुछ है बेटा। चार्ज की स्टडी ही अलग अलग हम जो पढ़ेंगे डोमेन में, तो वो अलग अलग फिनोमिना को डिस्कस करता है, एक्सप्लेन करता है। जैसे अगर मैं चार्ज की बात थोड़ा सा यहाँ पे आपको बताता हूँ, अगर मैं चार्ज की बात कर रहा हूँ, चार्ज अगर बेटा रेस्ट पे है, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इसकी जो स्टडी है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके साथ रिलेट करता है। ये चार्ज की बेटा करेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी आप कह सकते हो कि अगर चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ रहेगा ही रहेगा। अब बेटा चार्ज जब रेस्ट पे था तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम उसके साथ एसोसिएट करता है। अब चार्ज मूव कर रहा है यूनिफॉर्म मोशन में, तब उसके साथ क्या देखा गया, उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वन मोर न्यू प्रॉपर्टीज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड, तब उसके साथ ये दो प्रॉपर्टी कैरी करती हुई पाई गई। और जब बेटा चार्ज पार्टिकल क्या करता है,
जब चार्ज पार्टिकल नॉन यूनिफॉर्म मोशन में चलता है ना, इसको बोलते हैं एक्सीलरेटिंग और डी एक्सीलरेटिंग मोशन, तब उस केस में क्या मिला, इलेक्ट्रिक फील्ड तो थी ही, मैग्नेटिक फील्ड भी थी, और साथ में हमें क्या मिला, हमें साथ में मिला रेडिएशन, जिसको हम आगे चल के बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बोला जाता है इसको। दोबारा मेरी बात को ध्यान से सुनना। ओरस्टेड से पहले इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो डिफरेंट फिनोमिना माने जाते थे। ऐसा मानते थे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का आपस में कोई रिलेशन है ही नहीं, ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी किसकी वजह से मानी जाती थी, चार्ज की वजह से, और मैग्नेटिज्म मैग्नेट की वजह से माना जाता था। ओरस्टेड जब आए तो उन्होंने क्या कहा कि ये जो दो अलग अलग फिनोमिना है, ये कहीं एक ही बेसिक फंडामेंटल फिनोमिना के दो पार्ट है, और उस बेसिक फंडामेंटल फिनोमिना को उसने नाम दे दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो स्टडी होती है, जो की पॉइंट है, उसको बोलते हैं चार्ज। और चार्ज की जब स्टडी की जाती है अलग अलग डोमेन में, जैसे जब चार्ज को रेस्ट पे रखते हैं तो चार्ज की जो इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, जिसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं, उसकी कंप्लीट स्टडी की जाती है। और ये 12th क्लास के अंदर टॉपिक आएगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जब चार्ज यूनिफॉर्म मोशन से मूव करता है तो बेटा करंट बनता है, और करंट से बनता है मैग्नेटिक फील्ड। मतलब चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब वो यूनिफॉर्म मोशन में दौड़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी उसके साथ आ जाएगा। अब चार्ज की मोशन कैसी होगी बेटा, नॉन यूनिफॉर्म, मतलब उसके साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, प्लस वो एक रेडिएशन छोड़ेगा, मतलब वो रेडिएशन रेडिएट करेगा। तो उस रेडिएशन को आगे चल के हमने बोल दिया गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये था बेटा ओरस्टेड की थ्योरी, ओरस्टेड तक, ठीक है। अब मैं ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट है मैं उसको लेके चलता हूँ आप लोगों के सामने। तो ओरस्टेड ने क्या किया, ओरस्टेड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया। ओरस्टेड ने 1820 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया बेटा, 1820 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया है। क्या दिक्कत होगी रे, ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। इसी के बाद तो ये जो मैंने बोला ना यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म दो अलग अलग होते हैं, इसके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ये सारी चीज़ें क्लियर हुई थी। क्या किया उसने एक करंट कैरिंग वायर है मान लिया, ठीक है, इसको सर्किट में जोड़ दिया मान लिया बेटा, ये लो, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है। अब जैसे उसने स्विच को क्लोज किया तो करंट दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। ये वायर है ए बी, इसके पास उसने किसको रख दिया, उसने मैग्नेटिक कंपास को रख दिया बेटा। ये उसका नॉर्थ पोल है और ये उसका साउथ पोल है। तो जैसे ही यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ इसको, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, तो ये वेस्ट है। तो उसने क्या देखा, जब करंट ए टू बी गया ना, उस वायर के अंदर से करंट ए टू बी गया, तो उसने क्या देखा बेटा, जो मैग्नेटिक कंपास थी ना, उसका जो नॉर्थ पोल था ना, वो डिफ्लेक्ट होके वेस्ट की तरफ चला गया। तो बंदे ने क्या सोचा, अब एक बात बताओ आप, मैग्नेटिक कंपास तो एक मैग्नेट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है। अब एक बात बताओ, मैग्नेट को तो मैग्नेट ही डिफ्लेक्ट कर सकता है ना। तब उसने क्या किया, उसने करंट की सप्लाई को बंद कर दिया। जब उसने करंट की सप्लाई को बंद किया तो जो नॉर्थ पोल जो वेस्ट की तरफ गया था वो दोबारा नॉर्थ में आ गया। फिर उसने डायरेक्शन चेंज कर दी बेटा, उसने करंट बी टू ए फ्लो करवाया। तो उसने क्या देखा बेटा, उसने देखा जब करंट बी टू ए, यानी कि उसने करंट के डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया, तो उसने क्या देखा, जो नॉर्थ पोल वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर रहा था ना, अब वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। तो उसने एक बात तो कंफर्म कर दी
कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर है ना, करंट कैरिंग वायर है, वो अपने चारों तरफ एक न्यू काइंड का फील्ड जनरेट करती है जो उस मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स लगाता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? ए करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूसेस ए न्यू काइंड ऑफ फील्ड which exert force on the magnetic compass. That's why magnetic compass gets deflected. और फिर उसने क्या किया, उसने करंट की डायरेक्शन को भी चेंज कर दिया। तो जो फील्ड जनरेट हो रहा था ना, उससे जो फोर्स लग रही थी ना, वो भी अपने आप को चेंज कर गई। और इस फील्ड को जब फर्दर स्टडी किया गया बेटा, तो ये फील्ड ठीक वैसा ही पाया गया जैसा कि एक बार मैग्नेट के पास होता है, और उसी फील्ड को फिर नाम दे दिया गया मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद करता हूं कि मेरी ये बात आपको समझ में आई होगी। दोबारा सुनो, करंट कैरिंग वायर अपने चारों तरफ एक न्यू काइंड का फील्ड जनरेट करती है जो उस मैग्नेटिक कंपास पे फोर्स लगाता है, जिसकी वजह से वह डिफ्लेक्ट करती है। अगर मैं वायर के अंदर करंट की डायरेक्शन को चेंज करता हूं, तो उससे प्रोड्यूस होने वाला फील्ड भी अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। इफ वी गेट रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड ऑल्सो रिवर्सेज, वो भी उल्टा हो जाती है बेटा। ठीक है ना? तो ये सारी बात ओरस्टेड ने बताई थी। तब उसने देखो क्या बताया, अब करंट फ्लो कर रहा है चार्ज के मोमेंट की वजह से, करंट बनता है चार्ज के मोमेंट की वजह से, और करंट जब किसी कंडक्टर में दौड़ेगा तो उससे एक नया फील्ड पैदा होता है जिसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। तो देखो यही बात तो आगे ना यहाँ पे, जब चार्ज दौड़ेगा यूनिफॉर्म मोशन के साथ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी होती है, साथ में एक नई प्रॉपर्टी भी उसके साथ पाई गई जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। उम्मीद करता हूँ बेटा आपको मेरी बात समझ में आई। तो अब मैं बायोट सैवर्ट्स लॉ आपको बताता हूँ कि ये है क्या। ये क्या किया, जो ओरस्टेड ने जो अपना एक्सपेरिमेंट बताया था ना, उसको मैथमेटिकली किसने बताया? उसने बायोट सैवर्ट्स ने बताया अपने एक लॉ के द्वारा। अब वो लॉ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो बेटा, बायोट सैवर्ट्स लॉ, बायोट सैवर्ट्स लॉ बायोट सैवर्ट्स लॉ क्या बताता है? देखो यहाँ पे पढ़ के देखो आप, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट was discovered by the Oersted in 1820. It was mathematically explained by the Biot and Sieverts. बेटा ये दो फिजिशियन थे और उन्हीं के नाम से ये लॉ है। ठीक है, अब उसने क्या बताया, ये पता नहीं, ये पेन टैबलेट मेरा प्रॉपरली काम नहीं कर रहा यार, बड़ा इंटरप्शन हो रहा है इसकी वजह से। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट एलिमेंट इज गिवन बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। बेटा उसने ये इक्वेशन बता दी, ये इक्वेशन देखो आप लोगों को दिखाई भी दे रही है ये इक्वेशन। अब ये कैसे आई मैं आपको बताना चाहूँगा इसके बारे में, ध्यान से सुनना। मान लो ये कोई वायर है मेरे पास, ठीक है, एक बहुत लंबी वायर है, उसका एक स्मॉल सा मैंने उसमें करंट मान लो ऐसे मूव कर रहा आई। एक्चुअल में दौड़ तो बेटा चार्ज ही रहे हैं ना, सही बात है सर। तो मैंने क्या किया, अब ये मान लो ये वायर बहुत लंबी है, और मान लो इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बताना मुझे इस पॉइंट पे पी पे। तो मैं क्या करूँगा, पूरी वायर को लेके एकदम से नहीं बता सकता बेटा मैं, तो पहले मुझे एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ेगा। इसकी लेंथ मैंने कितनी ले ली, dl, और करंट कितना फॉलो कर रहा है, I। तो बेटा इस एलिमेंट को बोलते हैं करंट एलिमेंट। क्या बोलेंगे बेटा इसको बोलेंगे करंट एलिमेंट। करंट एलिमेंट किसके बराबर होता है बेटा, ये होता है I इंटू dl, ये करंट एलिमेंट है। एक बार मैं है ना नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसको बोलते हैं करंट एलिमेंट, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है बेटा। यहाँ पर ऊपर अगर ये चला गया तो मैं ऊपर बता दूंगा आपको। इसमें करंट एलिमेंट क्या होता है, देखो चलो यहाँ दे देता हूँ आपको। मैंने क्या बोला अभी आपको करंट एलिमेंट के बारे में, करंट एलिमेंट, क्योंकि पता है अब वायर तो बहुत लंबी होती है ना, तो एकदम से पूरे के बारे में नहीं बता सकते हम। वो क्या होता है बेटा, वो होता है I इंटू dl, और ये वेक्टर होता है, ये वेक्टर होता है,
ठीक है। और इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, इसकी यूनिट होती है एम्पियर मीटर। एम्पियर मीटर होती है। अब एक बच्चे ने पूछा सर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर बेटा वायर स्ट्रेट है, अगर वायर हमारी स्ट्रेट है और उसमें जैसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो करंट एलिमेंट की डायरेक्शन भी वही होगी जो डायरेक्शन ऑफ करंट होगी, आइडियल भी उधर ही होगा। मेरी बात समझ में आई आपको। अगर बेटा स्ट्रेट वायर है, तो जो स्ट्रेट वायर है, स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है, तो जो डायरेक्शन ऑफ करंट है ना, वही डायरेक्शन ऑफ करंट एलिमेंट हो जाएगी। अब दिक्कत आती है सर करंट अगर लूप में है तो, करंट बेटा अगर लूप में ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, अगर मुझे करंट एलिमेंट बताना पड़ जाए तो बेटा मुझे यहाँ पे टेंजेंट लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, टेंजेंट। क्या लेना पड़ेगा बेटा, टेंजेंट। और जो डायरेक्शन किसकी होगी, टेंजेंट की, वो किसकी डायरेक्शन होगी बेटा, आई इंटू डी एल होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये मैंने जो बताया आपको ये समझ में आ गया। तो बेटा देखो ये इन्होंने यहाँ पे करंट एलिमेंट ले रखा है छोटा सा, ये रहा डी एल, आई डी एल। देखो अब ये वायर जो भी है, ठीक है, और यहाँ से किसी आर दूरी पे मुझे क्या निकालना है, ये देखो ये मैंने क्या ले लिया बेटा, यहाँ पे ये मैंने करंट एलिमेंट ले लिया, और यहाँ से आर वेक्टर दूरी पे एक पी पॉइंट है बेटा। आर दूरी मत बोलना, ये आर वेक्टर दूरी होती है बेटा। और ये जो आर वेक्टर होता है ना, देखो वेक्टर ऐसे बताया जाता है बेटा, ये होता है हेड, ये होता है टेल। अब ये जो एक करंट कैरिंग वायर थी, उसमें स्मॉल एलिमेंट ले लिया, उस स्मॉल एलिमेंट से आर वेक्टर दूरी पे एक पॉइंट पी है जहाँ पे मुझे मैग्नेटिक फील्ड को फाइंड आउट करना है। तो ये आर वेक्टर क्यों लिया मैंने, क्योंकि आर वेक्टर का हेड हमेशा वहाँ लगता है जहाँ हमें फील्ड को निकालना होता है, ठीक है। तो इसलिए हेड इस पे लगा दिया मैंने, और ये ऊपर जा रहा है ऊपर, और मान लो इनके बीच में एंगल थीटा आ गया बेटा। थीटा किस किस के बीच में एंगल है, करंट एलिमेंट और आर वेक्टर के बीच में, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होगा यहाँ पे, वो किसके बराबर होगा बेटा, यहाँ पे हालांकि डी बी होगा, डी बी स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड। किसके बराबर लिखूँ, ये फॉर्मूला है, आपको केवल याद रखना है बेटा। ये इसका जो फर्दर डेरिवेशन है वो 12th क्लास में आता है। तो म्यू नोट आई बाई 4 पाई, म्यू नोट आई बाई 4 पाई, इसको लिखूंगा मैं डी एल क्रॉस आर, डी एल क्रॉस आर डिवाइड बाई में आर क्यूब। ये फॉर्मूला आता है बेटा, ये फॉर्मूला बनता है बच्चों, ये फॉर्मूला है बायोट-सैवर्ट लॉ का मैथमेटिकल डेरिवेशन, डी एल क्रॉस आर। अब एक बात मैंने आपको बोली थी, यहाँ पे कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी बेटा, वेक्टर। तो इसकी डायरेक्शन कैसे बताओगे आप, तो इसकी डायरेक्शन के लिए मुझे यूज़ करना पड़ेगा राइट हैंड थंब रूल। क्या यूज़ करना पड़ेगा बेटा, राइट हैंड थंब रूल। देखो डीएल में अपनी फिंगर को रखो, डीएल में अपनी फिंगर को रखो और आर की तरफ कर्ल कर दो। बेटा देखो ये डायरेक्शन किसकी है, ये डीएल की डायरेक्शन है, और ये किसकी डायरेक्शन है, आर की डायरेक्शन है। तो डीएल क्रॉस आर करोगे ना, तो मेरा थंब है जो, वो थंब बेटा अंदर की तरफ जाएगा। किधर जाएगा मेरा थंब, अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगी, इनवर्ड हो जाएगी बेटा। और अगर मुझे इस रीजन में बताना पड़ जाता है इससे, तब क्या करूँगा, डीएल क्रॉस आर, तब मेरा थंब किधर होता, बाहर की तरफ, तब डायरेक्शन किधर आती, बाहर की तरफ आती। मैं बताऊंगा, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा मैं और इसको अच्छे से बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। 1 मिनट रुको, इसको मैं एक बार यहाँ से हटा रहा हूँ। देखो बेटा मैंने क्या बोला, मैंने बोला बायोट बायोट-सैवर्ट्स लॉ। इसमें क्या बताया मैंने आपको, एक वायर है जो करंट आई कैरी कर रही है, मान लिया एक्स वाई कोई वायर है ये। अब मैंने इसमें से एक एलिमेंट ले लिया, बिल्कुल ले लिया। क्या बोल दिया मैंने उस एलिमेंट को बेटा, उसको मैंने बोल दिया आइडियल करंट एलिमेंट। उससे यहाँ पे ये कोई पी पॉइंट ले लिया जो कितनी दूरी पे है, आर वेक्टर दूरी पे, और इसके बीच में कितना एंगल है, ये थीटा।
तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आया डी बी इक्वल टू म्यू नोट आई बाई 4 पाई डी एल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई में आर क्यूब। ये फॉर्मूला होता है बेटा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ, ये वेक्टर फॉर्म में है, ठीक है। और जो डायरेक्शन होगी ना डीबी की, वो डीएल क्रॉस आर करना पड़ेगा आपको राइट हैंड से। डीएल में अपनी फिंगर रखो और किधर घुमाओगे आर की तरफ, तो थंब किसको बताएगा मैग्नेटिक फील्ड को, तो वो अंदर की तरफ आ रहा है बेटा, मैं निकाल चुका हूँ उसको, अंदर की तरफ आ रहा है। ये था वेक्टर फॉर्म में। किस फॉर्म में बेटा? वेक्टर फॉर्म में। अगर मैं लिखूंगा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में तो क्या करूंगा पता है मैं बेटा? एक ये रूल होता है वेक्टर का जो 11th क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा, तो मैं आपको वैसे उसका यूज़ कर रहा हूँ, बस आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसको लिखते हैं डीएल का मैग्नीट्यूड, डीएल का मैग्नीट्यूड, फिर लिखूंगा इसको आर का मैग्नीट्यूड, और फिर साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, और नीचे कितना था बेटा 4 पाई, और नीचे कितना है ये आर क्यूब, और एक आर से ये एक आर यहाँ पे कट जाएगा, तो डी बी किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? म्यू नोट आई डी एल साइन थीटा बाई 4 पाई आर स्क्वेयर। बेटा ये फॉर्मूला आ गया मेरा मैग्नीट्यूड की फॉर्म में। और देखो इस स्लाइड में यही बताया गया है, देखो ध्यान से, म्यू नोट बाई 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाई आर स्क्वेयर। ये थीटा किसके बीच का एंगल है बेटा बताना मुझे? ये डी एल जो करंट एलिमेंट और वो जो आर वेक्टर दूरी पे जो पॉइंट था उनके बीच का एंगल है बेटा ये, ठीक है। इसको बोलते हैं मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ बायोट-सैवर्ट्स लॉ। और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है बी, उसकी यूनिट होती है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या होती है बेटा? टेस्ला। अब डायरेक्शन है जो मैग्नेटिक फील्ड की पी पॉइंट पे, वो परपेंडिकुलर रहेगी किसके? करंट एलिमेंट के और पोजीशन वेक्टर आर के, ठीक है ना, ये आ जाएगी। तो यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी होती है, उसके डायरेक्शन को राइट हैंड थंब रूल के द्वारा बताया जाएगा। और करंट एलिमेंट और आर वेक्टर का जब क्रॉस करेंगे तो करंट एलिमेंट और आर वेक्टर का जो प्लेन होता है बेटा, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होगी वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आएगी, विच इज डिस्क्राइब्ड बाय द राइट हैंड थंब रूल। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब ये बात आती है म्यू नोट की। देखो यहाँ पे ये जो म्यू नोट है ये रहा, ये म्यू नोट की वैल्यू कितनी होती है बेटा? म्यू नोट की वैल्यू बनेगी 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷ है बेटा, ये टेस्ला मीटर पर एम्पियर। ये आपको याद करना पड़ेगा, कांस्टेंट है। और देखिए रहा मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू किस किस के? करंट एलिमेंट के और पोजीशन वेक्टर आर के। करंट एलिमेंट प्ले द सेम रोल इन प्रोड्यूसिंग द मैग्नेटिक फील्ड एज ए पॉइंट चार्ज डज नॉट प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, डज इन द प्रोड्यूसिंग। सही बात तो है, करंट एलिमेंट वही रोल प्ले करता है मैग्नेटिक फील्ड में जो पॉइंट चार्ज डज इन द प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। बिल्कुल सही बात है। करंट एलिमेंट जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है ना, जो काम करंट एलिमेंट ने किया है वही काम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो 12th में आएगा बेटा, वो पॉइंट चार्ज करता है। दोनों को इनको रिसेंबल कर दिया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको दिया बता, ठीक है बेटा। ये तो हालांकि आपको तो ये फॉर्मूला ही याद करना पड़ेगा, क्योंकि और ज़रा अगर डिटेल में बताऊंगा तो फिर अभी, क्योंकि डेरिवेशन तो तुम्हारे किसी काम का है नहीं अभी। अगर मैं एक क्वेश्चन बताऊँ आप लोगों को छोटा सा, तो उस क्वेश्चन से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन फिर मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा आप लोगों के साथ। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है बेटा, उसमें देखो क्या दिया गया है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बिल्कुल सही बात है। तो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है बेटा ये, और ये वैसे भी आपको बता देता हूँ मैं, ये इनफाइनाइट वायर के लिए इन्होंने बता रखा है। ये इनफाइनाइट वायर है और ये आर दूरी है बेटा। देखो ये वायर है, स्ट्रेट वायर, करंट ऊपर कैरी कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा स्ट्रेट वायर के चारों तरफ है वो कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है बेटा। किसकी फॉर्म में होता है? कंसेंट्रिक सर्कल। और सर्कल पे कोई आर दूरी पे कोई पॉइंट पी ले लिया, तो इस पी पॉइंट पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बताना जाना था यहाँ पे। तो इसकी वैल्यू यह आती है बेटा म्यू नोट आई बाई 2 पाई आर। ये इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर की वजह से होता है आर दूरी पे। और जो बी की डिपेंडेंसी होती है ना बेटा, बी की डिपेंडेंसी होती है वो आर के साथ लीनियरली होती है, इन्वर्सली। जब ग्राफ पूछा जाएगा ना आपसे, तो ग्राफ कोई आपको पूछेगा तो बताओ
बी का और आर का ग्राफ कैसे बनेगा, तो वो हाइपरबोलिक ग्राफ बनेगा बेटा ऐसे, ठीक है, क्योंकि वो आर के साथ इन्वर्सली है, लीनियरली। ठीक है बात है। अगर मैं थोड़ा सा और इसको डिटेल में बताऊंगा ना, थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, लेकिन बस आपको इतना ही याद रखना है बेटा, अगर वायर इनफाइनाइट है ना, अगर बेटा वायर इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई बाई 2πr। ठीक है, अगर मैं आई को बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा, अगर मैं आर को बढ़ा दूंगा तो मैग्नेटिक फील्ड घट जाएगा। ये डिपेंडेंसी आपको पता होना जरूरी है। म्यू नोट में आपको बता चुका हूँ प्रीवियस उसमें। ठीक है, और देखिए रहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। तो ये राइट हैंड थंब रूल भी बोलते हैं और राइट हैंड पाम रूल भी बोलते हैं बेटा। राइट हैंड पाम रूल और द स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको बेटा, द स्क्रू रूल। जो स्क्रू ड्राइवर होता है ना, स्क्रू को ओपन करता है, वो भी राइट हैंड थंब रूल के बेसिस पे ही काम करता है। तो मेरा आपको ध्यान में रखना है, मैग्नेटिक फील्ड इस जो डायरेक्शन होती है ना बेटा मैग्नेटिक फील्ड की, वो गिवन की जाती है राइट हैंड थंब रूल के द्वारा या राइट हैंड पाम रूल के द्वारा। अब एक बात बताओ आप छोटी सी, मान लो ये कोई वायर है, ये करंट ऊपर कैरी कर रही है। ठीक है, मुझे इस रीजन में, इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड बताना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं थंब को रखूँगा करंट के अलोंग और मेरे हाथ को मैं स्ट्रेच कर दूंगा, फैला दूंगा फिंगर्स को। अब बताओ, थंब तो मेरा करंट के अलोंग हो गया और फिंगर मैंने इधर इस रीजन की तरफ स्ट्रेच कर दी, तो जो डायरेक्शन ऑफ पाम होगी ना बेटा, पाम हथेली की जो डायरेक्शन होगी ना, वो अंदर की तरफ जाएगी, तो जो बी है वो अंदर की तरफ होगा। अगर मुझे इधर बताना पड़ जाए तो, इधर अगर मैग्नेटिक फील्ड बताना पड़ जाए तो मेरा हथेली जो होगी वो बाहर की तरफ होगी, पाम, तो इसका मतलब वो आउटवर्ड हो जाएगा। और इधर कौन है बेटा, इधर इनवर्ड है। मेरा कहने का मतलब ये है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा, राइट हैंड पाम रूल के द्वारा या द स्क्रू रूल के द्वारा बताई जाती है। ठीक है, इमेजिन टू कैच द करंट कैरिंग कंडक्टर इन द राइट हैंड फर्स्ट सच दैट our stretched thumb give the direction of current and finger the direction of magnetic field lines। ठीक तो है ये। इसने क्या बोला, देखो ये कोई स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट ऊपर जा रहा है, तो मैंने बताया था ना, अगर स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर होती है तो मैग्नेटिक फील्ड किसके रूप में होता है बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होता है। कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा, जिनका सेंटर उस करंट कैरिंग वायर पे लाई करेगा, बट उनकी रेडियस वो अलग अलग होगी। अब एक बात बताओ बेटा, और सबका प्लेन एक ही होगा, ठीक है ना। अगर करंट कैरिंग वायर स्ट्रेट है तो मैग्नेटिक फील्ड लाई करेंगी कंसेंट्रिक सर्कल्स की फॉर्म में, उनका सेंटर उस वायर पे लाई करेगा, और जो डायरेक्शन है वो राइट हैंड थंब रूल के द्वारा बताई जाएगी। क्यों? क्योंकि थंब को रखो आप करंट के अलोंग और फिंगर को कर्ल कर दो बेटा, तो जो कर्लिंग डायरेक्शन ऑफ फिंगर है ना, वो आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बता देगी। अगर मैं ऊपर से देखूंगा ना वायर को, अगर बेटा मैं ऊपर से देखूं, कैसा व्यू, टॉप व्यू, तो मान लो एक वायर है जिसमें करंट बाहर की तरफ आ रहा है, आई करंट, ये वायर में बिल्कुल टॉप व्यू की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो करंट, तो मैग्नेटिक फील्ड किसके रूप में मिलेगा बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मिलेगा मुझे। किसकी फॉर्म में मिलेगा बेटा, कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में मुझे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा ऐसे। अब बताओ, अब करंट तो बाहर की तरफ आ रहा है, तो थंब को मैं किधर रखूंगा, बाहर की तरफ, और फिंगर कैसे घूमेंगी मेरी, ऐसे घूमेंगी बेटा, तो ये डायरेक्शन किसकी आ जाएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी। और किसी भी आर दूरी पे, ये बता चुका हूँ मैं, अगर इनफाइनाइट वायर है तो बी की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, म्यू नॉट आई बाई 2πr, ये फॉर्मूला है जो कि हम पढ़ चुके हैं। ठीक है बेटा, तो स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कंसेंट्रिक सर्कल की फॉर्म में होगा। बताएंगे कैसे, राइट हैंड थंब रूल के द्वारा। और क्या उसका मैग्नीट्यूड होगा, ये रहा, डायरेक्शन कौन बताएगा, राइट हैंड थंब रूल बताएगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू द स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर आर कंसेंट्रिक, ये बता चुका हूँ मैं, सर्कल की फॉर्म में, और उनके सेंटर कहाँ लाई करेंगे, कंडक्टर के ऊपर। बोलो बच्चे, थोड़ा आगे बढ़ते हैं बेटा।
अब आ गया मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्यू टू द करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। अब लूप की वजह से हम बात करेंगे बेटा, करंट कैरिंग लूप की वजह से। अब एक छोटी सी बात बताओ आप, मैं आप लोगों से छोटी सी बात पूछ रहा हूँ। अगर ये कोई मेरे पास सर्कुलर लूप है करंट कैरिंग, ऐसे इसमें करंट मूव कर रहा है, ठीक है ना। देखो एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा बेटा, इधर देखो, अगर लूप है, मैं इसका बिल्कुल टॉप व्यू की बात कर रहा हूँ, मैं टॉप व्यू। अगर लूप में करंट ऐसे चल रहा है आई ऐसे, तो मैग्नेटिक, आप बताओ, देखो अगर करंट स्ट्रेट था तो मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में घूम रहा था, अगर करंट घूम रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट हो जाएगा। तो इसमें बताओ, इसमें अब की बार फिंगर तो बताएगी करंट के अलोंग और थंब बताएगा मैग्नेटिक फील्ड। बेटा वर्किंग उल्टी होगी इसकी। देखो मेरी बात को ध्यान से सुनना, ये एक तो ऐसी वायर थी स्ट्रेट, और ये लूप है। क्या है ये लूप है बेटा, ये लूप है। तो इसमें तो क्या था, इसमें थंब करंट के अलोंग था, फिंगर मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग थी। यहाँ फिंगर करंट के अलोंग होंगी और जो थंब होगा ना राइट हैंड का, वो किसके अलोंग होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा बेटा, वो बाहर की तरफ आएगा। उम्मीद करता हूँ तुम्हें मेरी बात समझ में आ रही होगी। मेरी बात को समझे आप लोग। बेटा स्ट्रेट में तो थंब है, थंब किसके अलोंग होगा, आई के अलोंग, और फिंगर किसके अलोंग होगा बेटा, बी के अलोंग। यहां क्या हो गया, यहां थंब किसके अलोंग है, थंब किसके अलोंग है, मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग, और कर्लिंग ऑफ फिंगर किसके अलोंग है, आई के अलोंग। उल्टा हो जाएगा। अरे कॉमन सेंस की बात है यार। करंट स्ट्रेट है तो बी लूप में है, करंट लूप में है तो बी स्ट्रेट है। हाँ, यूज यहां भी क्या करोगे आप, राइट हैंड थंब रूल ही यूज होगा बेटा, राइट हैंड थंब रूल, ये यूज करोगे आप, ध्यान रखना मेरी बात को, ठीक है बेटा। अब बताओ यहाँ पे, अब ये देखो इधर, इधर देखो, ये देखो, ये मैंने लूप बना रखे हैं यहाँ पे, और इसमें करंट ये ऐसे कैरी कर रही है आई, और ये इसकी सेंट्रल एक्सिस है मान लो ऐसे। तो बताओ मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अगर करंट ऐसे घूम रहा तो मैग्नेटिक फील्ड इधर बाहर की तरफ जाएगा बेटा, और ऐसे बनेंगी लाइन, देखो ऐसे लाइन बनेंगी बेटा, ऐसे जाके ऐसे गोल गोल घूमेंगी वो, ऐसे ऐसे। देखो ये बना रखे हैं यहाँ पे, इन्होंने करंट ऐसे घुमा दिया, इसमें इस लूप में करंट इन्होंने ऐसे घुमा दिया, तो इधर नॉर्थ पोल आ जाएगा, क्योंकि रख के देखो फिंगर, इधर से उधर घुमाओ फिंगर को, ये ऐसे, तो थंब किधर गया आपका, राइट हैंड का, इधर, इधर थंब आ जाएगा बेटा, मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ऐसे ऐसे, और थोड़ा और नज़दीक से बनाएंगे तो ऐसे क्लोज लूप बनेंगे। लूप तो ये भी बेटा क्लोज ही हैं, लेकिन ये बहुत बड़े हैं तो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना, ये आ जाएंगे। तो बेटा ये है, ठीक है। अगर करंट घूम रहा है तो बी स्ट्रेट होगा सेंटर पे, और थोड़ा अगर मैं सरकमफेरेंस की तरफ जाऊंगा तो वो लूप बनने शुरू हो जाएंगे, और उसका फॉर्मूला ये आता है बेटा। मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों, अगर ये कोई लूप है, अगर ये कोई करंट कैरिंग लूप है आर रेडियस का, और इसमें एन नंबर ऑफ टर्न है करंट के, अगर वायर के इसमें एन नंबर ऑफ लूप है, ठीक है, और करंट ऐसे मूव कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा ना बेटा, इसका डेरिवेशन 12th क्लास में आता है, आप इसको सीधा याद कर लियो, म्यू नोट एन आई डिवाइड बाई 2r, ये फॉर्मूला होता है बेटा। एन कौन है सर, ये एन यहाँ पे नंबर ऑफ लूप है बेटा, आई है करंट इन वन लूप, और आर है उसकी रेडियस। देखो ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है बेटा। राइट हैंड थंब रूल ही काम करता है, बस उसकी जो फंक्शनिंग है वो चेंज हो जाती है। फिंगर पहले किसको बताती थी, पहले फिंगर किसको बताती थी, पहले फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बताती थी, थंब करंट को बताता था, लेकिन आज फिंगर करंट को बता रही है और थंब मैग्नेटिक फील्ड को बताएगा बेटा। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ रही है। अच्छा अब एक बात बताऊँ मैं आपको, कोई लूप है, ठीक है ना, कोई भी लूप है, करंट कैरिंग लूप, देखो ये लूप है मान लो, ठीक है। अगर आप सामने से देख रहे हो और करंट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज, करंट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज,
आई क्लॉकवाइज है बेटा। तो बताओ मुझे इसका जो सामने का व्यू हो वो, अब बताओ इसको है ना राइट हैंड थंब रूल से बताओ आप मुझे। करंट के अलोंग अपनी फिंगर को घुमाओ, आप करंट के अलोंग अपनी फिंगर को घुमाओ बेटा, और देखो थंब किधर जा रहा है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है बेटा, और अंदर की तरफ मैग्नेट के किस पोल पे जाती हैं, साउथ पोल पे। तो ये साउथ पोल की तरह ट्रीट करेगा बेटा। और बेटा अगर करंट कैसे जा रहा होता, अगर दोबारा लूप ले लो, अगर करंट मूव कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, अपनी फिंगर को घुमाओ, ऐसे फिंगर को घुमाओ, देखो थंब किधर आ रहा है, थंब आ रहा है बाहर की तरफ, फ्रंट। मैं इसके सामने वाले फेस की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं टॉप व्यू, फ्रंट जो फेस है उसको देख के बता रहा हूँ मैं। इधर फिंगर को घुमाओ, आप फिंगर को घुमाओ तो थंब किधर जाएगा, ऊपर बाहर की तरफ आएगा। तो बाहर की तरफ मैग्नेट के किस पोल पे आती है लाइन, नॉर्थ पोल पे। तो ये नॉर्थ पोल की तरह ट्रीट करेगा। देखो बेटा ये बना रखा है यहाँ पे। अगर मैं थोड़ा और आपको अच्छे से बताने की कोशिश करूँ तो ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो अगर ये कोई करंट कैरिंग लूप है और करंट इसमें ऐसे जा रहा है एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको इमेजिनरी ऐसे बना लो, इस टुकड़े में ऐसे बना लो, इस टुकड़े में ऐसे बना लो। बताओ इस टुकड़े, अब ये अब बताओ करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो इस लूप का जो फ्रंट व्यू है वो किसकी तरह ट्रीट करेगा, नॉर्थ पोल की तरह। तो इसको ऐसे ले लो, इसमें करंट ऐसे आ रहा है, इनको मिला दो बेटा, देखो ये नॉर्थ की तरह काम कर रहा है। और अगर बेटा ये अगर करंट जा रहा है कैसे, क्लॉकवाइज, और करंट ऐसे जा रहा है तो भी इमेजिनरी बना लो, और ये ऐसे बना लो बेटा, इसको ऐसे। तो इस टुकड़े में ऐसे जा रहा है, इस टुकड़े में ऐसे जा रहा है, इसको मिला लो तो ये साउथ की तरह आ जाएगा। ठीक है ना। पोलैरिटी ऑफ द करंट कैरिंग मैग्नेटिक डाइपोल कैन बी डिटरमाइंड एज फॉलो द फेस ऑफ द कॉइल। हमने उसके फ्रंट फेस को देखा बेटा। इफ करंट थ्रू द कॉइल इज काउंटर क्लॉकवाइज देन दैट फेस इज ए नॉर्थ पोल। काउंटर क्लॉकवाइज का मतलब होता है बेटा एंटी क्लॉकवाइज, और इफ करंट इज क्लॉकवाइज देन द टॉप फेस बिहेव एज ए साउथ पोल, जो डायग्राम में मैंने आपको अच्छे से बता भी दिया है। अब ये बात आती है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट कैरिंग, ये कोई आर्क की वजह से है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क। अब वो आर्क कितने भी एंगल की हो सकती है, जैसे ये कोई आर्क ले लो बेटा मैं छोटी सी वायर की, तो इसका सेंटर तो यहाँ कहीं होगा ना। अगर ऐसे करंट मूव कर रहा है आई करंट, और इस आर्क की लेंथ जो भी है, मान लो एल लेंथ ले लेता हूँ, आर्क की एल लेंथ, एल लेंथ है बेटा, और यहाँ पे उसने एंगल थीटा सबटेंड कर दिया, रेडियस आर है भाई। तो इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना बेटा, डायरेक्शन कौन बताएगा, राइट हैंड थंब रूल। तो जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बनेगा ना वो बनता है बेटा म्यू नोट आई बाई में 4 पाई आर इंटू थीटा, और थीटा किस में रहेगा बेटा, थीटा रहेगा रेडियन में, ध्यान रखना इस बात का। ये फॉर्मूला बनता है बेटा सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये रहा। अब ये थीटा किस में है, रेडियन में, और आपको पता है ना 1 डिग्री किसके बराबर होता है, 1 डिग्री होता है बेटा पाई बाई 180 रेडियन के, और 1 रेडियन किसके बराबर होता है 180 बाई पाई डिग्री के। ये आपको पता होना जरूरी है बेटा, ये कन्वर्जन होता है डिग्री इंटू रेडियन, रेडियन इंटू डिग्री। ठीक है। अभी जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछता हूँ मैं आप लोगों से, जैसे ये कोई आर्क है और इसका एंगल है 60 डिग्री, कितना बेटा 60 डिग्री, और ये करंट कैरी कर रही है आई, तो बताओ इसके यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा। तो देखो कितना आसान है ये, म्यू नोट आई डिवाइड बाई 4 पाई आर, आर अगर रेडियस है तो बेटा थीटा, थीटा कितना लिखूँ 60 डिग्री, बट एंगल किस में होना चाहिए, रेडियन में। तो इसको बदल लेंगे ना बेटा हम, आपको पता है ना क्या करूँगा, इसको 60 डिग्री को कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, पाई बाई 180 से, तो ये कितना कट जाएगा बेटा, ये पाई बाई 3 हो जाएगा। प्यारे बच्चों म्यू नोट आई बाई 4 पाई आर इंटू पाई बाई 3, पाई से पाई कट जाएगा और जो भी आएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है।
ये था सोलेनोइड का टॉपिक बेटा, ठीक है। इसको फिर मैं नेक्स्ट टाइम डिस्कस करूँगा, आपको नेक्स्ट जो क्लिप रहेगी उसकी वजह से बताऊँगा आपको मैं, ठीक है। तो आज का सेशन हमारा इतना बहुत है, क्योंकि बहुत लेंथी हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ बेटा आपको ये समझ में आया। ओके, तो नेक्स्ट सेशन में मैं 2-3 क्वेश्चन लेके चलूँगा, और फिर मैं जो भी पोर्शन बच गया, 2 या 3 टॉपिक बच गए, उसको मैं नेक्स्ट टाइम आपसे डिस्कस करूँगा, ठीक है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू बेटा, ध्यान रखो अपना।